बच्चों, आप सभी का स्वागत है फ्री स्टडी चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं फाइनली बात करूंगी बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, जिनको अपने पॉलिटिकल में रिलेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल के बारे में पढ़ना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के बारे में आपको पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल 3 यूनिट है। ये यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि इससे पहले आपका यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 इन दोनों ही यूनिट्स को कंप्लीट करवा दिया गया है। जो यूनिट 1 में आपके 3 चैप्टर थे, प्लस में यूनिट 2 में भी जो आपके 3 चैप्टर थे, राइट। तो वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो वो जाकर के आप देख सकते हो, सारे पार्ट्स को आप कवर कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में ये जो है हम यूनिट 3 पर बात करेंगे। यूनिट 3 का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्य। यानी ओवरऑल अब हम टारगेट जो रखेंगे अपना, वो रखेंगे भारत को। हम भारत के बारे में ही पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या देखा था यूनिट 2 में? यूनिट 2 में हमने पढ़ा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, ठीक है। वर्ल्ड वॉर होने के बाद अमेरिका और यूएसएसआर पूरे विश्व के सामने कैसे शक्ति के रूप में जाना गया। सिर्फ वही 2 शक्तियाँ थी जिनके पास पूरी की पूरी क्षमता थी किसी भी देश को बर्बाद करने की। और अमेरिका ने इसका एग्जाम्पल भी दिया था 1945 में, जब जापान के 2 शहर पर परमाणु बम हमला किया था, है ना। तो उस टाइम पे ये 2 शक्तियाँ थी, लेकिन फिर आगे बढ़ते बढ़ते कैसे ये 2 में से एक शक्तियाँ का विघटन हुआ। और वो एक शक्ति कौन सी थी? यूएसएसआर। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड वाली चीज़ें बता रही हूँ आपको। यूएसएसआर का विघटन हुआ। यूएसएसआर का विघटन होते ही अब पूरे वर्ल्ड पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बचा एक शक्ति के रूप में। फिर बढ़ते टाइम के साथ धीरे 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 कुछ नई नई छोटी छोटी शक्तियाँ जो थी वो उभरने लगी, और उनके पास इतनी शक्ति आ गई थी कि वो मिल करके अब अमेरिका को टक्कर दे सकती है ना। जिसको हमने क्षेत्रीय संगठन के बारे में रूप में पढ़ा था। तो अब हम अपना टारगेट जो रखेंगे वो भारत को रखेंगे, और भारत की विदेश नीति समझेंगे कि भारत अपनी इंटरनेशनल रिलेशन की जो प्लानिंग है वो कैसे और कहाँ से करता है। तो सबसे पहले हम विदेश नीति क्या होती है ये समझेंगे, साथ ही भारत का क्या योगदान है, ये किसी भी नीति को निर्धारित कैसे किया जाता है, इसके तत्व, जैसे कि उसकी भौगोलिक व्यवस्था कैसी है, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, क्या इतिहास रहा है भारत का। उसके अलावा उसकी आर्थिक स्थिति देखेंगे, यानी कि इकोनॉमी कैसी है, फिर उसको कौन कौन से देश सपोर्ट करते हैं, नेतृत्व कैसा है, ये अंदर की राजनीति कैसी, नहीं घरेलू राजनीति, और साथ में इंटरनेशनल रिलेशन पर उसकी क्या छवि है। तो ये 6 पॉइंट्स है। ये किसी भी देश की, चाहे भारत की पूछे या किसी भी देश की, तो नीति निर्धारण को मायने रखता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अब कि भारत की जो विदेश नीति है उसके सिद्धांत क्या क्या है, भारत किन किन नियमों को अपने विदेश नीति में शामिल करता है। फिर हम गुट निरपेक्ष की नीति को भी पढ़ेंगे कि भारत ने गुट निरपेक्ष को कैसे अपनाया था, ठीक है। साथ ही हम इसका कुछ विरोधी गुट भी पढ़ेंगे, और हो सका तो हम आलोचना वगैरह भी पढ़ेंगे कि गुट निरपेक्षता की क्या आलोचना जो है यहाँ से निकलती है। तो ओवरऑल हम चैप्टर्स में ये पढ़ने वाले हैं। ये जो है यूनिट 3 का चैप्टर 1 के पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विदेश नीति क्या है और भारत का क्या योगदान रहा है। देखो बच्चों, किसी भी देश की विदेश नीति, एक चीज़ याद रखना, एग्जाम में अगर भारत की विदेश नीति पूछे या किसी भी अदर देश की विदेश नीति पूछे तो एक ही डेफिनेशन लिख के आनी, जो कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रही है। विदेश नीति होती क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले, जब कोई भी देश घरेलू स्तर पर ना हो, घरेलू मतलब सिर्फ अपने अंडर में रहा होगा, जैसे भारत है ना। भारत अगर विदेश नीति बना रहा है तो भारत को सिर्फ अपने देश की ही बात नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। जब कोई देश घरेलू स्तर पर ना होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि वो अकेला ना होकर इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामरिक का मतलब होता है सैन्य या फिर हथियार, है ना। किसी दूसरे देशों से सैन्य सहायता लेना, यानी सामरिक सहायता लेना। तो ये जब भी कोई देश इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देशों के साथ ऐसा कोई भी संबंध बनाता है तो क्या कहा जाता है उसको कहते हैं विदेश नीति, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं। जब कोई देश घरेलू स्तर पर ना होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ कोई भी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या फिर सामरिक का मतलब होता है सैन्य शक्ति, ठीक है, किसी भी दूसरे देश से सैन्य सहयोग लेता है, तो ऐसा कोई भी वो सपोर्ट अगर दूसरे देशों के साथ लेता है, ये दूसरे देशों से ऐसा कोई भी संबंध बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं? विदेश नीति।
ये हो गई विदेश नीति। विदेश नीति को कौन से तत्व निर्धारित करते हैं? तो दो ही तत्व है जो निर्धारित करते हैं। एक उस देश की घरेलू राजनीति क्या है, दूसरी वो इंटरनेशनल रिलेशन की क्या क्या पॉलिसी बना रही है, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या बना रहा है। तो घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी कुछ तत्व शामिल होते हैं। अगर पेन और पेंसिल है आपके पास तो साइड बाय साइड लिख लो। मैं थोड़ा सा ओरली बताऊंगी, ओरली समझो आप। देखो, घरेलू राजनीति क्या होती है? एक देश के अंदर की राजनीति, ठीक है, एक देश के अंदर की राजनीति, ये क्या होती है? घरेलू राजनीति। एक देश के अंदर की राजनीति में देखो क्या क्या मायने रखता है। एक देश के अंदर की राजनीति की बात की जाती है तो देखा जाता है कि उस देश के अंदर का संविधान कैसा है। तो एक पॉइंट क्या लिखोगे? उसका संवैधानिक सिद्धांत, ठीक है। साथ में उसका देखा जाता है कि उस देश में शासक दल की प्रवृत्ति कैसी है, ये पॉइंट आप लिख लो, ठीक है। की पॉइंट्स, शासक दल की प्रवृत्ति कैसी है ये लिख सकते हो। साथ ही में भौगोलिक राजनीति में तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि वहाँ उस देश की भूगोलिक स्थिति क्या है। जो हमने भौगोलिक स्थिति पढ़ी वो किसके अंदर आएगा? घरेलू राजनीति की। यानी कि अगर भारत अपनी विदेश नीति बना रहा है तो भारत को अपनी भौगोलिक नीति देखनी होगी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से कैसी कैसी उसकी भौगोलिक नीति है, फिर वो दूसरे देशों के साथ संबंध और अच्छे बना सकता है। साथ ही वो इतिहास और परंपरा के बारे में देख सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति ये सब चेक करेगा। तो ये मैंने आपको टोटल 5 पॉइंट बताया घरेलू राजनीति के। ये 5 के 5 पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति लिखना और उसके नीचे की पॉइंट्स बना लो। इस टाइप से मैं बता रही हूँ, लिखते रहो आप। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये लिख सकते हो कि उस देश का क्या प्रभुत्व है, यानी कि अगर भारत किसी भी देश के साथ विदेश नीति बना रहा है तो उसकी क्या पॉलिसी है या फिर पावर क्या है, प्रभुत्व कितना है ना। फिर उसकी जो है, अगर वो देश किसी दूसरे देश का संबंध बना रहा है तो विवादों का निपटारा कैसे करता है, इसके अंदर ये ताकत है कि नहीं, ये देखी जाती है। तो विवादों का निपटारा यहाँ पर जो है वो देखा जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। बाकी के जो 5 पॉइंट मैंने वहाँ बताया वो टोटल 7 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद देखिए, हाँ, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या कह रहे हैं, हम ये देखते हैं कि भारत जो है वो विदेश नीति के सिद्धांत कैसे कैसे अपनाता है। तो एक राजनीतिज्ञ थे MS राजन और अप्पा दोराई ने भारत की विदेश नीति को जो है प्रमुख उद्देश्यों के साथ वर्णन किया। कौन कौन से थे वो उद्देश्य, देखिए यहाँ की पॉइंट्स में लिखे हैं। इन्होंने लिखा है कि भारत की जो विदेश नीति थी वो क्षेत्र की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। यानी कि अगर भारत अफगानिस्तान से मित्रता कर रहा है और वहाँ से विदेश नीति बना रहा है तो भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर पड़ता है उसके बीच में कोई विवाद ना आए, इस वजह से वो जो है दूसरे देशों के साथ संबंध बना रहा है, ये वहाँ इसीलिए दोस्ती कर रहा है, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो आराम से। दूसरा पॉइंट, भारत ने अपनी विदेश नीति बनाई थी ताकि आंतरिक सुरक्षा और शांति पर बल दिया जाए, ठीक है। दूसरे देशों के साथ, अगर ऑब्वियस बात है, अगर भारत जो है वो अफगानिस्तान से, अभी अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लिया था ना, अगर भारत अफगानिस्तान से दोस्ती कर रहा है तो बहुत नॉर्मल बात है कि इन दोनों ही देशों में लड़ाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी शांति तो बन गई, साथ ही सुरक्षा पर भी बल। तीसरा जो पॉइंट लिख सकते हो आप विदेश नीति को निर्धारित करने के सिद्धांत में भारत का, कि परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया भारत ने। चौथा पॉइंट लिख सकते हो अपना आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए, साथ ही अपनी विचारधारा को और ज़्यादा प्रबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। चौथा पॉइंट लिख सकते, पांचवा पॉइंट लिख सकते हो कि भारत ने गुटनिरपेक्षता पर भी बल देने के लिए जो है विदेश नीति अपनाई। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या है? सभी देशों से अलग, ठीक है, यानी कि विवादों से अलग। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? विवादों से अलग। तो इसकी नीति पर भी जोर दिया भारत ने। उसके अलावा आप लिख सकते हो कि विदेशी भारतीयों की मूल रक्षा, यानी कि जो विदेशी देशों में जो भारत के लोग बसे हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में आप देखोगे कि वहाँ पर जो उसका स्पेस एजेंसी है वहाँ पर अधिकतर लोग किसके हैं? भारत के। यानी कि विदेश में कौन है? भारत के लोग हैं। तो ये पॉइंट वही है कि विदेश नीति बनाने का भारत का ये है कि विदेशों में जो भारतीय हैं उनकी रक्षा की जाए, विदेशों में जो भारतीय हैं उनकी रक्षा की जाए।
सक्रिय प्रवासी समूह बनाने के निर्माण के लिए उन्होंने विदेश नीति बनाई कि दूसरे देशों के साथ अगर अच्छे खासे रिलेशन रहेंगे तो वहाँ हमारे देश के लोग आ जा भी सकते हैं ना। वैश्विक मुद्दों से और ज़्यादा जुड़ाव बढ़ाना था इनको, इसलिए विदेश नीति बनाया। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो भारत ने विदेश नीति अच्छे कामों के लिए ही बनाई थी। वो चाहता था कि हमारे देश का विकास हो जाए, और उस टाइम पर तो नेता वगैरह भी बहुत अच्छे थे भाई, तो उन्होंने विदेश नीति जो बनाई बहुत सोच समझकर और सूझबूझ के बनाई। और जिस टाइम पे ये विदेश नीति बनाई गई थी उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने वास्तव में हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। एक्चुअल में उन्होंने जिस तरीके की नीति अपनाई, जो जो कार्य किए, वो अभी भी याद किए जाते हैं और अभी भी हम उसको फॉलो भी करते हैं। तो विदेश नीति जो अपनाई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा निभाई गई, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया। सबसे पहला देखा गया कि उन्होंने 1991 में गुट निरपेक्षता की विदेश नीति अपनाई। अब देखो, गुट निरपेक्षता की नीति भी 1991 में भारत ने अपनाई, और जब गुट निरपेक्ष को अपनाया गया तो सबसे पहले भारत ने ही अपनाया था, ठीक है। जब गुट निरपेक्षता को अपनाया तभी गुट निरपेक्षता के कारण ही भारत जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो विवाद चल रहा था इन लोगों से अलग था। यानी भारत को मतलब ही नहीं है पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब नहीं, वो बस अपना विकास करने के पीछे था। किसके कारण था? गुट निरपेक्षता के कारण। तो ये पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो कि भारत ने 1991 में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं उसके विकास पर दिखा, और वो विकास 3 रूपों में था: आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो। उसके अलावा नेहरू ने 1954 में एक पंचशील समझौता किया। पंचशील समझौता क्या किया था? एग्जैक्ट डेट लिख लो, 29 अप्रैल को किया था ये। 29 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। किन के बीच हुआ था? ये हुआ था भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन, चाइना के बीच हुआ था। भारत और चाइना के बीच 1954 में एक समझौता हुआ जिसको पंचशील समझौता बोला गया। इसके अंदर 5 तत्वों को शामिल किया गया, यानी 5 मुद्दों को रखा गया कि हम, यानी भारत और चीन, इन 5 मुद्दों पर कभी भी वाद विवाद नहीं करेंगे। वो 5 मुद्दे कौन थे? पहला था सीमा विवाद। लिखो आप इसको, आप सभी बच्चे लिखो इसको, हाथ लगे हाथ तो बहुत अच्छे समझ आएगा। सीमा विवाद। दूसरा था मामलों में हस्तक्षेप नहीं, ठीक है। तीसरा था शांति बनाए रखेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट था क्षेत्रीय अखंडता पर कभी भी बात नहीं खड़ी होने देंगे, यानी सीमा को लेकर के क्षेत्रीय अखंडता पर बात की गई थी। साथ ही यहाँ पर बात की गई थी 5th पॉइंट में समानता की। तो ये 5 पॉइंट आप इसको लिख लो, पंचशील समझौता को आराम से एक्सप्लेन आप कर सकते हो, ठीक। ये हो जाएगा 2 विदेश नीति, ये 2 हो गई। नेहरू जी ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत की भी जो है बहुत, उसमें भी बहुत बड़ा रोल निभाया था। ये सब नेहरू के काल में ही हुआ है, ये सब नेहरू के काल में हुआ है, जो आज के टाइम पे भी है, ठीक है, नेहरू के काल में ही हुआ था। फिर उसके बाद 1955 में एफ्रो एशियन समझौता हुआ था, नेहरू जी ने किया था। एफ्रो एशियन समझौता किसके बीच हुआ था? एफ्रो है अफ्रीका, एफ्रो कौन है? एफ्रो अफ्रीका, और एशियन है एशिया। एशिया यानी कि भारत, भारत तो एशिया महाद्वीप में ही आता है ना, भारत एशिया महाद्वीप, यानी कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच 1955 में एक समझौता हुआ जिसको एफ्रो एशियन समझौता बोला गया। ये जो है भारत नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इसमें भी वही बात कही गई थी कि हम अपनी आंतरिक अखंडता की बात रखेंगे, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शांति रहे बनाए रखेंगे। तो इन्हीं 2 मुद्दों पर बात की गई थी। तो होप सो बच्चों आपको चारों ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, यहाँ से नहीं बचा होगा कुछ भी अब आपका। ये 4 की 4 विदेश नीति आपको नेहरू के टाइम की समझ आ गई होगी। देखो, जो गुट निरपेक्ष बना है ना, गुट निरपेक्षता बना है 2 शब्दों से, ठीक है। एक है पृथकवाद और एक है तटस्थतावाद। गुट निरपेक्ष को जो है वो 2 शब्दों से मिला करके बनाया गया है, पृथकतावाद और तटस्थवाद। पृथकतावाद का मतलब होता है बिल्कुल अलग होना, और तटस्थवाद का मतलब होता है बिल्कुल किनारा हो जाना, या तो बिल्कुल अलग या फिर बिल्कुल में साइड। जैसे एक नदी होती है, नदी के 2 साइड होते हैं, एक ये वाला किनारा और एक ये वाला किनारा। ये नदी कभी ख़त्म नहीं होगी कहीं पर भी जा कर के, ये इधर से चली जा रही है, इधर से चली जा रही है, लेकिन इसके किनारे साथ में जा रहे हैं, राइट है ना।
तो बिल्कुल अलग ही हो गया और बिल्कुल किनारा ही हो गया। इसका मतलब ये है यानी कि गुटनिरपेक्ष में जो भी देश शामिल रहेगा उसको या तो अलग होना होगा बिल्कुल तरीके से, या फिर किनारा हो जाना होगा। गुटनिरपेक्षता को इतना समझने के बाद अब एंड में हम बात करेंगे कि गुटनिरपेक्षता की क्या महत्वता है, क्यों ज़रूरी है, ये क्यों गुटनिरपेक्ष प्रासंगिक है। अगर एग्जाम में प्रश्न आया कि गुटनिरपेक्ष क्यों जाना जाता है, गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता क्या है, या गुटनिरपेक्ष क्यों ज़रूरी है, कुछ भी आए घुमा फिरा के उनकी इम्पोर्टेंस ही लिख के लानी, क्यों ये जाना जाता है। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि परस्पर सहयोग पर बल देता है, ठीक है, आपस में देशों की शक्ति बनी रहे इस बात पर बल देता है, इसलिए ये जाना जाता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि विश्व शांति पर इसका जोर रहा है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि शीत युद्ध में जो तनाव हुआ था, मतलब शीत युद्ध का जो तनाव था उसको कम करने में गुटनिरपेक्षता ने बहुत जो है बड़ी भूमिका निभाई है, ठीक। चौथे पॉइंट में लिख सकते हो कि ये पूरे देश विश्व के सामने एक तीसरा विकल्प उभर करके आया। क्यों? क्योंकि पहला विकल्प कौन था? अमेरिका, अगर हम देखें तो। दूसरा विकल्प यूएसएसआर। लेकिन अगर कोई देश चाहे कि मैं इन दोनों में से किसी में भी शामिल ना हो तो उनके लिए तो गुटनिरपेक्ष है ना भाई, तो उसके लिए वो तीसरा विकल्प का रूप था। जैसे भारत, निशस्त्रीकरण पर गुटनिरपेक्षता ने बहुत ज़्यादा बल दिया, यानी कि हथियारों की रोक पर इसने जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करी कि जो अल्प विकसित देश है, जो विकासशील देश नहीं है, है ना, जो विकसित देश नहीं है, उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग होनी चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो अपने देश का व्यापार कर सके, ऐसी उनकी फ्रीडम होनी चाहिए, ऐसा मांगा गया जो है गुटनिरपेक्षता में। सो ओवरऑल हमने जो है यूनिट 3 का जो चैप्टर 1 है उसमें ओवरऑल जो टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए। एक ही पार्ट में हमारा सब कुछ कवर हो गया जो जो इम्पोर्टेंट था। होप सो कि इसके अलावा आपके पास कोई डाउट बचा नहीं होगा, क्योंकि आराम से समझ लिया विदेश नीति क्या है, भारत को कैसे इसमें क्या भूमिका निभानी पड़ी है आराम से। अब आप जाकर के चैप्टर 2 देख लो यूनिट 3 का, उसमें भी आपको जो है भारत के बारे में ही पढ़ना है, 2 ही चैप्टर है, फिर सिलेबस आपका पॉलिटिकल का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम हिस्ट्री वगैरह पे भी कवर कर लेंगे, डोंट वरी एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा। फ्री स्टडी चैनल के साथ हो तो चिंता वाली बात नहीं है, एग्ज़ाम से पहले सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा।